रिएक्ट सिंगल पेज वेबसाइट बनाने का काम आता है। मतलब सिंगल पेज क्या, सिंगल पेज इसीलिए बोलते हैं अपन इसको, जैसे कि मान लो कि अपन ने एक कंपोनेंट बनाया है, इसमें क्या होता है पूरा वेबसाइट कंपोनेंट्स में डिवाइडेड रहता है। अब उसमें जैसे कि अपन ने एक नेविगेशन बार वाला एक कंपोनेंट बना रखा है, देखो ये वाला, ये ना, ये नेविगेशन बार है, इसका एक कंपोनेंट बना रखा है। और बाकी मैंने एक कंपोनेंट यहाँ से लेके यहाँ तक बना रखा है। डिविजन होते हैं डिविजन, उस टाइप से मान के चलो अभी। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे मुझे 3-4 पेज वाली एक वेबसाइट बनानी है, जिसके अंदर क्या क्या हो। उसके अंदर सबसे पहले तो ये होम स्क्रीन हो, ये सामने दिख रही है। उसके बाद एक प्रोडक्ट्स वाला पेज हो। ठीक है। उसमें क्या होता है, जब अपन HTML CSS पे काम करते हैं तो अपन को उसको क्या करना पड़ता है, एंकर टैग से जंप करवाना पड़ता है एक पेज से दूसरे पेज पे। तो उसमें क्या होता है कि मान लो कि अपन ने एक पेज बना रखा है, दूसरे पेज पे जंप करवाना है, तो क्या होता है, वापस रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे, सर्वर से वापस रिस्पॉन्स आता है, टाइम ज्यादा लगता है, कंजम्पशन ज्यादा होता है टाइम का। ठीक है। तो मिली सेकंड में होता है, आपको मालूम नहीं पड़ती, बट प्रोसेसर पे लोड पड़ता है। अब उसमें क्या होता है कि इस टास्क थोड़ा इजी बनाने के लिए क्या किया, रिएक्ट का यूज किया। रिएक्ट कैसे करते हैं, अब नेविगेशन बार सारी पेजेस में सेम रहता है। ठीक है, हेडर और फुटर सेम रहता है, खाली बीच का कंटेंट चेंज होता है। तो उन्होंने एक कंपोनेंट ऊपर वाला बना दिया और एक कंपोनेंट बना दिया नीचे वाला। ठीक है। अब अपन को वो चीज रेंडर करनी जिसकी अपन को जरूरत है। अपन को ये नेविगेशन बार कांस्टेंट रखना है सारे पेजेस में। तो ये नेविगेशन बार रेंडर नहीं होगा, रेंडर कौन होगा, ये वाला कंपोनेंट जहां पर अपन को चेंजेस चाहिए। तो अगर कम पार्ट रेंडर होगा तो प्रोसेसर पे लोड कम पड़ेगा, सर्वर पे लोड कम पड़ेगा। ठीक है। वापस से उसको पूरा का पूरा पेज रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। एक पर्टिकुलर कंपोनेंट जो ये वाला है, सिर्फ वही उसको रिफ्रेश करना रहेगा। तो सिंगल पेज मतलब क्या होता है कि पेज यही सेम ही रहेगा, डिफरेंस क्या होगा, कंपोनेंट्स चेंज हो जाएंगे। मतलब जो रहता है वो चेंज होते जाएंगे, हाँ, कंपोनेंट्स रिफ्रेश होते जाएंगे। जैसे कि होता क्या है ना कि अपन ने जैसे कि फ्लिपकार्ट देखा, लेट्स सी, मतलब नए बारे में पूरा भी चेंज नहीं होगा। देखो जैसे कि ये फ्लिपकार्ट है, ये दिख रहा है। अब मान लो कि इसके अंदर मैंने कोई पर्टिकुलरली एक कोई क्या बोल सकते हैं विंडो ओपन किया, मान लो ग्रोसरीज में गए, फैशन में गए और मेन स्टॉक वेयर को ओपन किया। अब देखिए ये दिख रहा है आपको नेविगेशन बार, ये नेविगेशन बार कांस्टेंट रहता है। आप डिफरेंट डिफरेंट पेजेस ओपन करोगे, नेविगेशन बार पे चेंजेस नहीं आएंगे। हमेशा चेंजेस कहीं में आएंगी, अंदर के कंपोनेंट में। सबसे पहले ये देखते हैं कि रिएक्ट से कौन कौन सी वेबसाइट बनी हुई है। पता है रिएक्ट का डेवलपमेंट किसने किया है, मेटा ने। ठीक है। ऐसे अलग अलग एंगुलर वगैरह अलग अलग कंपनीज ने अलग अलग टूल्स बना रखे हैं। अब जब पहले बनाया था ना, तो कैसे बनाया था कि जब पहले शुरू शुरू रिएक्ट बनाया था तो उन्होंने खुद के यूज के लिए बनाया था, ऐसा नहीं था कि उन्होंने ओपन सोर्स नहीं किया था। फिर बाद में उन्होंने ओपन सोर्स किया क्योंकि उनको इतना अच्छा लग गया कि वो चाहते हैं कि सब लोग यूज करें। क्लियर। तो जैसे कि फेसबुक जो है वो इस पे बना हुआ है, तो एक काम करते हैं अपन ओपन कर लेते हैं। हम्म एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं, हाँ, चलो इसको देख लेते हैं अपन। जैसे कि ये एक पर्टिकुलरली अपने पास वेबसाइट है, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब अपन सिंगल पेज की बात कर रहे हैं तो ये एक पेज है। ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि मुझे क्या देखना है, जैसे कि मुझे पर्टिकुलरली कोई भी एक कंपोनेंट ओपन करना है, जैसे कि मैंने इसको ओपन किया। देखो, तो ये जो कंपोनेंट है ना ऊपर नेविगेशन बार, ये कांस्टेंट है, ये रेंडर नहीं होता है, रिलोड नहीं होता है। रिलोड कौन होता है कि अंदर का एक कंपोनेंट। तो इससे सर्वर पे लोड कम आता है, इसलिए अपन रिएक्ट का यूज करते हैं। ठीक है। अब कहते कहा ऐसा ही जाता है कि सिंगल पेज वेबसाइट बनाने के काम में आता है, पर इसमें अपन मल्टीपल पेजेस भी बना सकते हैं। मतलब ऐसा बता सकते हैं कि मल्टी पेज चल रहे हैं, मल्टीपल पेज रहते सिंगल पेज है, पर ऐसा लगता है कि मल्टीपल पेज चल रहे हैं। क्लियर। तो सबसे पहले अपन बंडलर यूज करते हैं। क्या होता है बंडलर, बंडलर एक ऐसा सेट ऑफ क्या बोल सकते हैं अपन को, पैकेजेस होते हैं। जैसे कि क्या होता है, कब जब भी अपन प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो अपने पास बहुत सारे पैकेजेस रहेंगे, मतलब एक फोल्डर स्ट्रक्चर रेडी होगा कि कहाँ पर कौन से कंटेंट रखना है, कहाँ पर कंपोनेंट्स आएंगे, कंपोनेंट्स की फाइल आएगी, कहाँ पर HTML CSS आएगा, कहाँ पर JS आएगा। ठीक है। तो वो अपन को तैयार करके कौन देगा, वीट। वीट क्या है, एक बंडलर। क्लियर। अब ऐसा नहीं कि वीट सिर्फ रिएक्ट पे ही काम कर रहा है, ये ऐसा टूल है जो आपको एंगुलर पे भी काम कर सकता है, व्यू पे भी काम कर सकता है, कभी भी कर सकता है, बट आपको इसको यूज करना आना चाहिए। तो अपन इसका यूज कहीं पे करेंगे, रिएक्ट पे।
क्लियर। तो अगर अपन गेट स्टार्टेड पे देखें तो ये अगर आप पढ़ोगे उसके बाद एक कमांड इसने खुद ने लिख रखी है। कौन सी कमांड? ये बोल रहा है कि ये वाली कमांड अगर आप चलाओगे तो इस पे आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो उसके पहले आपके लैपटॉप में क्या इंस्टॉल होना चाहिए? नोड। अब बात करते हैं कि नोड क्या है। तो ये LTS वर्जन इसका करना, लॉन्ग टर्म सपोर्ट। तो इसके अंदर आप इंस्टॉल कर लेना आपके इसमें। और बात करते हैं तो नोड क्या है। अब लोग बोलेंगे नोड क्या है जो बैकएंड में यूज होता है। ऐसा नहीं है। नोड एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जो आपको क्या करता है कि आपकी कोड को कंपाइलेशन और रन करने में काम में आता है। ठीक है, क्योंकि ब्राउजर को रिएक्ट समझ नहीं आता, उसको HTML CSS समझ में आता है। क्लियर। अब उसको ऐसा बनाना कि उसको ये भी सब समझ में आ जाए, वो कौन करेगा? नोड। क्लियर। तो नोड जेएस इंस्टॉल कर लेना सबसे पहले तो। अब मान लो कि आपने सारा इंस्टॉलेशन कर लिया, नोड जेएस भी इंस्टॉल हो गया। अब उनको क्या करना है? सबसे पहली बात तो मैंने एक फोल्डर बनाया। अब आपके लैपटॉप में कहीं भी एक फोल्डर बना सकते हो। अब मैंने क्या कर दिया, तुम्हारी क्लास का नाम रख दिया जिम। क्लियर। अब उसमें क्या हो रहा है कि अपन जितने भी फोल्डर स्ट्रक्चर रहेंगे इसके अंदर बनाएंगे। अब मैंने एक फोल्डर क्रिएट करना है तो मैंने क्या किया, पावर शेल ओपन करना है। ये पावर शेल विंडो मैंने इस फोल्डर के अंदर ओपन कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, npm बीट सॉरी क्रिएट बीट एट द रेट लेटेस्ट, ये कमांड है। अब इस कमांड से देखो क्या बोल रहा है वो, प्रोजेक्ट नेम। अब अपन को प्रोजेक्ट नेम डालना पड़ेगा, जो भी अपन को प्रोजेक्ट का नाम रखना है। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया टू डू यूआई। क्या लिख दिया मैंने? टू डू यूआई। एंटर। क्या बोल रहा है वो? प्रोजेक्ट नेम तो टू डू यूआई है। अब पैकेज नेम भी क्या ही रखना है? मैंने हाँ ये रखना है भाई। अब इसके बाद कुछ ऑप्शन आते हैं फ्रेमवर्क के। रिएक्ट आपको कौन से फ्रेमवर्क पे यूज करना है, वीट कौन से फ्रेमवर्क पे आपको यूज करना है। तो वीट का कुछ फ्रेमवर्क है, ये है रिएक्ट। क्लियर। तो अपन ने रिएक्ट यूज कर लिया। और उसके बाद कुछ ऑप्शंस और भी आते हैं, उन पे किसी पे नहीं जाना है अपन को, ओनली जावास्क्रिप्ट पे जाना। ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट पे जाके उसने क्रिएट कर दिया। अब देखो ये जो है वो क्रिएट तो हो गया, पर अभी अपन कौन से फोल्डर में? क्लास वाले। ठीक है। अब क्लास वाले फोल्डर के अंदर अपन को इसके अंदर जाना पड़ेगा इसको कंट्रोल करने के लिए। तो इसके अंदर जाने के लिए अपन कमांड होती है कुछ, क्या होती है कमांड? ये फर्स्ट वाली कमांड ना, cd to do ui, ये वाली कमांड सबसे पहले यहाँ पर करो। तो क्या होता है कि अपन उस फोल्डर के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है। अब अगर अपन को देखो npm मतलब क्या होता है? नोड पैकेज मैनेजर। जितने भी पैकेजेस रहेंगे ना जो नोड से आएंगे, वो कौन लेके आएगा अपने लिए? npm इंस्टॉल। npm इंस्टॉल करेंगे तो पूरा का पूरा पैकेज जो रहेगा नोड का वो उसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। तो अपन ने क्या किया, npm इंस्टॉल किया। बिना npm इंस्टॉल करे आपका कोई भी प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। तो एक कमांड लिखी अपन ने npm इंस्टॉल। अपन इसको VS कोड पे भी लिख सकते थे, पर चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है। VS कोड के टर्मिनल पे जाके ये कमांड चलाएंगे, चल जाएगी। और यहाँ से ही भी आप डायरेक्ट क्या ओपन कर सकते हो, VS कोड, कोड स्पेस डॉट। क्लियर। अब ये इंस्टॉल हो गया है। क्लियर। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, कुछ 269 पैकेजेस इसने इंस्टॉल कर दिए। अब उसके बाद अपन कोड ओपन करते, कोड स्पेस डॉट। देखो ये कुछ पैकेज उसने पूरा का पूरा अपन को फोल्डर स्ट्रक्चर बना के दे दिया, अपन को अलग से नहीं बनाना पड़ा। क्लियर। अब क्योंकि अलग अलग से बनाते हैं तो फिर दिक्कत आ जाती। अब इसके अंदर कुछ पेजेस हैं, देखो ये है ना index.html, ये ही जान पहचाना है अभी तक तो, बाकी सब तो ऐसे ही नए नए। उसके बाद एक रीडमी फाइल है जो अपन ने गिटहब पढ़ा तो रीडमी फाइल थी, वो जान पहचान की है। उसके बाद ये वीट कॉन्फ़िगरेशन आता है, इसमें कॉन्फ़िगर कर रखा है उन वीट, उसको अपन को नहीं छेड़ना है। उसके बाद फिर पैकेट डॉट जेसन, ये देखो ये भी कुछ दिख रहा है आपको, प्लगइन्स वगैरह वगैरह। इसमें क्या है, वर्जन्स लिखे हुए हैं आपकी वीट के। क्लियर। और ये है पैकेज लॉक। वर्जन लॉक करने के लिए काम में आता है कि लाइक जैसे कि आप पर्टिकुलरली कोई सा वर्जन यूज कर रहे हो तो और प्रोजेक्ट्स आते हैं इसके आगे वाले, तो क्या सेम वर्जन पे चलेंगे कि नहीं चलेंगे। क्लियर। तो वो सब इसके अंदर है और कोई इसमें कुछ नया नहीं है। जब भी अपन राउटिंग करेंगे या फिर ऐसा कुछ करेंगे तो कुछ चेंजेस करेंगे, तो उस टाइम की अपन उस टाइम समझेंगे। क्लियर। इसमें आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। उसके बाद आपके काम की चीज क्या है, index.html। अब index.html में क्या है, सबसे पहले यहाँ पर क्या टाइटल अगर अपन चेंज करेंगे, मान लो मैंने कर दिया टू डू, तो वहां पर रिफ्लेक्ट करेगा और इसको अपन ये गो लाइव करके नहीं चला सकते। इसके लिए कमांड होती है, अपन को जाना पड़ेगा टर्मिनल पे। टर्मिनल पे अपन ने कमांड रन करनी, npm run dev।
तो क्या करेगा, एक लिंक जनरेट करके देगा। ये लिंक देखो, या तो आप बाय डिफॉल्ट क्रोम ओपन कर लेना तो इसमें से ओपन हो जाएगा सीधे सीधे, और नहीं है, मैंने बाय डिफॉल्ट नहीं कर रखा है तो मैंने अलग से यहाँ पर पुट कर दिया। तो ये प्रोजेक्ट अपन को बना के दिया है वीट ने, अपन को सिर्फ इसको चेंजेस करना है, इसके अंदर ये वाले डेटा हटा के अपने डेटा फिट करना है। क्लियर? अब ये वर्किंग प्रोजेक्ट दिया उसने, देखो क्लियर, रिलोड करेंगे वापस 0 हो जाएगा। अब ये कौन से पोर्ट पे चल रहा है, तो ये 5173 वाले पोर्ट पे चल रहा है, अलग अलग पोर्ट नंबर दे देते हैं। लोकल होस्ट पे चल रहा है। अब अपन क्या कर सकते हैं, कुछ चेंजेस करना है अपन को। तो मान लो देखो ये ऐसा हो रहा है। अब सबसे पहले अपने काम की चीज सोर्स, सोर्स फोल्डर के अंदर अपने सोर्स कोड लिखा होता है। अब इंडेक्स डॉट जेएस पूरे, सॉरी जेएस क्या, सीएसएस। अब जो सीएसएस है ये वाली अपन को हटानी है, अपने काम की नहीं। उसके बाद जितना भी आप सीएसएस लिखेंगे यहाँ लिखेंगे इंडेक्स डॉट सीएसएस। क्लियर? एफ डॉट जेएसएक्स में हटाए तो देखो यहाँ पर जितना भी लिखा हुआ ये सब भी हटा देते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर भी कंट्रोल ए, फिर हटा दिया। हाँ, ये सब अपन खाली कर देते हैं, फिर अपन खुद से बनाएंगे। क्लियर? ये मेन डॉट जेएसएक्स ऐसा का ऐसा रहना जैसा है। अब ये क्या काम कर रहा है, देखो अपन ने जब वो पढ़ा था जेएस, तो अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी गेट एलिमेंट बाय आईडी, सिलेक्टर पढ़ा था। तो ये क्या कर रहा है कि इस पूरे के पूरे वेबसाइट को, पूरे रिएक्ट डोम के रूट को ग्रैब कर रहा है। उस रूट के अंदर अपन चेंजेस करेंगे तो वो रिएक्ट में रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर? सिर्फ ये जान के चलो कि यहाँ से क्या हो रहा है, रेंडर हो रहा है ऐप। अब ये ऐप क्या है, ऐप डॉट जेएसएक्स एक पेज है। कहाँ गया, एक ऐप डॉट जेएसएक्स या पेज इन द सेंस एक अपन ने फाइल बना रखी, डॉट जेएसएक्स लगाना है हर फाइल के एंड में। तो ये अपन ने बना रखा है। तो ये क्या कर रहा है, मेन डॉट जेएसएक्स इस ऐप को रेंडर कर रहा है। अपने जितने भी कंपोनेंट्स है वो कहाँ लगेंगे, ऐप डॉट जेएसएक्स में। क्लियर? आपको यहाँ पर कुछ नहीं छोड़ना। अब सीधे सीधे आते हैं अपन ऐप डॉट जेएसएक्स पे। अब यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म में फंक्शन बनेगा RAFCE, रिएक्ट एरो कंपोनेंट, सॉरी फंक्शन कंपोनेंट। तो ऐसा कुछ है। तो ये अपन ने बना लिया एक पूरा का पूरा फंक्शन। जितने भी काम होंगे सब फंक्शन के थ्रू ही होंगे, कुछ भी अलग से HTML CSS नहीं लिखनी, फंक्शन के अंदर ही लिखेंगे, वो भी लिखेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर अपन ने एक खाली डिवीजन बनाया। अरे सही है, जैसे अपन को जो भी पहले अपन जो एचटीएमएल के पे काम करते थे वो अब ये एचटीएमएल index.html पे नहीं करना है, हाँ, अब ऐप डॉट जेएसएक्स पे करना। सीएसएस भी इसके अंदर लगा। हाँ, जो भी करना है यहीं से करना। टाइटल चेंज किया index.html से क्यों किया? टाइटल तो वही लिखेंगे ना, टाइटल तो वही लिखा है। देखो मेन फाइल कौन सी अपने HTML वाली, ये यहाँ पर है। देखो इसने क्या कर रखा है, रूट आईडी दे रखी है यहाँ पर रूट। अब ये पूरा का पूरा डिवीजन सिलेक्ट हुआ है यहाँ पे मेन डॉट जेएसएक्स में। देखो उसने कर लिया बाय आईडी पूरा का पूरा डिवीजन। वहाँ पर और तो चाहिए थे तो फिर आते यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। नहीं, कुछ नहीं करना है, बताता हूँ कैसे करना। देखो यहाँ पर ये इतना किया काम, इतना समझ में आया। जितना ये किया, RFC किया, ऐप के अंदर एक फंक्शन बना लिया। अब ये अपन को एक ब्लैंक सा डिवीजन बनाया। ठीक है? अब उसको क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि मैंने पैराग्राफ टैग बनाया और यहाँ पर लिख दिया मैंने हेलो। तो पता है ये रिफ्लेक्ट करेगा आपका कहाँ, यहाँ पर देखो आया लिखा हुआ हेलो। तो मतलब क्या हो रहा है कि ऐप में अगर मैं जो भी बना रहा हूँ टैग वगैरह, वो कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, मेरी स्क्रीन पे। क्लियर? तो ये क्लोजिंग पेज और ये बनाने के बाद में आएगा। हाँ, ये सिंगल टैग ये बताता है कि एक सिंगल कंपोनेंट यहाँ से पास हो रहा है। जब भी अपन कुछ रिटर्न करते हैं तो एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। तो सिस्टम को ऐसा बताना पड़ेगा कि हाँ भैया एक ही वैल्यू है। एक बड़े से बॉक्स के अंदर अगर अपन 10 डब्बे भी रख दे तो सामने वाले को क्या लगता है कि यहाँ एक ही बॉक्स है। तो सिस्टम को भी ऐसा बताना पड़ेगा कि एक ही डिवीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके अंदर भले ही मैं जमाने के डिवीजन डाल दूं। ठीक है? ये इतना काम खत्म। ठीक है? अब अपन क्या करेंगे, अब अपन कुछ कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो कंपोनेंट्स कैसे बना सकते हैं, देखो ये एसेट नाम का फोल्डर दिख रहा है। इस एसेट नाम के फोल्डर में क्या रखेंगे, अपन इमेजेस रखेंगे तो अपन यूज कर। क्लियर? तो सबसे पहले अपन ने एक कंपोनेंट बनाया, क्या, RFC। अब यहाँ पर सोर्स में एक और फोल्डर बनाया अपन ने कंपोनेंट्स। पहले समझ ले, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ठीक है? एक फोल्डर बनाया अपन ने कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स को फोल्डर बनाने के बाद कहां पर बनाया, सोर्स के अंदर। सोर्स के अंदर एक फोल्डर है कंपोनेंट्स, ये रहा ना सोर्स, और ये रहा फोल्डर कंपोनेंट्स। अभी ब्लैंक है।
अब इसके अंदर अपन एक फाइल बनाते हैं। जितने भी कंपोनेंट्स बनाएंगे अपन किसके अंदर बनाएंगे, कंपोनेंट्स नाम के फोल्डर के अंदर, और वो कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर का के अंदर होगा, सोर्स के फोल्डर में। क्लियर। एक फाइल बना रहे हैं अपन। मान लो कि अभी अपन एक नेविगेशन बार बना रहे हैं, टू डू का डिजाइन कर रहे हैं पूरा, तो नेविगेशन बार चाहिएगा, तो नेव बार डॉट जेएसएक्स ये नाम रखा मैंने। हमेशा ध्यान रखना जब भी आप नेमिंग कन्वेंशन क्या कैपिटल से स्टार्ट करना, ठीक है। ये अपन ने एंटर किया तो यहाँ पहुंच गए, हाँ इस फोल्डर के अंदर पहुंच गए। अब यहाँ पर फंक्शन बनाया RFC बन गया अपने आप, ये काम हुआ। अब इसके बाद अपन कहाँ लिखेंगे, कोड कहाँ करेंगे, इस डिवीजन के अंदर। अब बूटस्ट्रैप में जाए, अब सर नेपाल लेवल में तो वो देव वेव सब दे देता है ना। हाँ सब कुछ दे देगा, डिविजन्स वगैरह दिया है उसने, एक फंक्शन बना के दे दिया उसने, एक बॉयलर प्लेट बना के दे दिया अपन। अब अपन आगे का काम समझते हैं कि बूटस्ट्रैप कैसे कनेक्ट करना है फिलहाल की स्थिति में। अब बूटस्ट्रैप पे गए, जैसे अपन अपने HTML में लगा थे ना बूटस्ट्रैप, सेम ऐसे ही लगाना है। यहाँ पर का पहला लिंक उठाया CSS वाला, वापस गए, कहाँ गए अपन, इसमें गए। अब इसके अंदर अपन को ढूंढना index.html और यहाँ पर अपना CSS का लिंक पुट कर दो। क्लियर। स्टेप था ना। हाँ बूटस्ट्रैप का index.html में CSS का लिंक पुट करना है। अब उसके बाद JS का भी डाल दो, यहाँ गए और JS का भी पुट कर दिया यहाँ पर, कहाँ पे, ये। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक। अब ये हो गया, क्या कनेक्ट हो गया, बूटस्ट्रैप। अब बूटस्ट्रैप के एलिमेंट्स में यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, तो क्या क्या, सबसे पहला एलिमेंट्स मैंने यूज किया बूटस्ट्रैप का, वो है नेविगेशन बार। ये नहीं बार, यहाँ गए, यहाँ से एक नेविगेशन बार उठाया, ये वाला सिंपल वाला, Ctrl+C, वापस गए। ये नेव बार का जो अपन ने कंपोनेंट बनाया था ना, उसके अंदर अपन ये वाला कोड पुट करेंगे, neobar.jsx। ये अपन ने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब इसको अपन फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा, जो बना था उसके अंदर। हाँ उसके अंदर। अब अपन का अपना टारगेट क्या है, रिटर्न खाली एक ही वैल्यू होती है। अगर यहाँ पर अपन डिव नहीं लगाएंगे, तो देखो ये भी एक डिव ही है ना, यहाँ से यहाँ तक सिंगल डिव है, तो भी पास हो सकता है, तो वो वाला डिव लेने की जरूरत नहीं है। तो ये काम हो गया, अपन चाहो तो ले सकते ले सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं। और उसमें क्लास ले सकते हैं तो नहीं। अभी कुछ नहीं लेना, वो ब्लैंक जाएगा ऊपर वाला। इसलिए ये जो है ना, जहां जहां जरूरत है ना, खाली वहीं वहीं लेना है अपने क्लास, ठीक है। ये बना इतना इतना। अब उसके बाद ये नेविगेशन बार अपन देखें क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नेव बार अभी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी अपन ने ऐप में इसको लगाया नहीं। ये न्यू बार बनाया, अब इसको अपन ऐप में क्या इंपोर्ट करेंगे, मतलब ऐप में इसको फिट करेंगे। कैसे करेंगे, टैग नेम की, टैग नेम कैसा होता था, ब्रैकेट लगाया ये वाला। उसके बाद यहाँ पर मैंने नेम लिखा है, ये न्यू बार लिखा है ना ऊपर, यही का यही नेम अपन को लिखना है। देखो आ गया, एंटर करेंगे, इंपोर्ट अपने आप हो गया ऊपर, देखो ये वाली लाइन अपने आप बन गई। ये मेहनत अपन को नहीं करनी, ये सिस्टम अपने आप कर लेगा। बट वहां से ऑप्शन में देखिए क्लिक करना पड़ेगा आपको, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर, ये इंपोर्ट हो गया, न्यू बार आ गया। अब इसके अंदर अपन जाके देखें, देखो न्यू बार आ गया लिखा हुआ। क्लियर। अब इसके बाद की कहानी इतनी सी है, तो सर वो डिव का नाम जो भी अपन डिव बनाते हैं बनाने से पहले जो भी डिव का नाम रहेगा, ये ऐप में जाके ये करना पड़ेगा। हाँ तभी हर डिव चलेगा। अब ये इतना काम हुआ, ठीक है। अब क्लास नेम की जाके मैं काम करता हूँ, एक लगा के देखता हूँ चलता है कि नहीं चलता। नहीं चल, चलो छोड़, ठीक है। ये टू डू अपन ने बनाया फिलहाल की स्थिति में। टू डू का एक क्या बनाया अपन ने, नेविगेशन। और यहाँ पर जहाँ न्यू बार लिखा है वहां पर मैं लिख देता हूँ टू डू, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, हुआ। अब इसके बाद की कहानी, अब अपन को एक और कंपोनेंट बनाना है। कौन सा कंपोनेंट रहेगा अपना, वो रहेगा अपना इनपुट फॉर्म वाला कंपोनेंट। तो नेव बार के बाद में क्या एक कंपोनेंट और बना लूं, इसका नाम मैं क्या दे दूं, फॉर्म डॉट जो बनवाना है वो कंपोनेंट में लिखना पड़ेगा। हाँ सब चीजें अपन को कंपोनेंट में ही अलग अलग बनानी है। अलग अलग बना के, जैसे ऐप, ये पूरा ऐप है, ठीक है। अब इसके अंदर इतने में क्या आ गया, नेव बार का कंपोनेंट इतने में आ गया, फॉर्म का कंपोनेंट उसके अंदर आ गया, इनपुट। क्लियर, फॉर्म के अंदर अपन इनपुट के कंपोनेंट्स अलग बनाएंगे, और ये इमेज समझते बनाने हैं। हुए थे तो इमेज में लिखना पड़ेगा। वो सब बनाएंगे अपन, वो अलग से अपन डाल देंगे सीधे सीधे। अब देखो ये फॉर्म डॉट जेएसएक्स जो अपन ने बनाया ना, अब इसके अंदर भी अपन कुछ करना पड़ेगा। सेम टू सेम प्रोसीजर है, RAFC बना दिया, फंक्शन बना दिया। अब उसके बाद क्या करना है कि अपन को फॉर्म लेना,
टैग, कौन सा टैग लेना है, फॉर्म टैग। देखो अब क्या फॉर्म अपने आप में एक डिवीजन होता है, ठीक है, एक डिवीजन ही है ये। यहाँ पर अभी सेक्शन का काम नहीं है, क्लियर, इतना समझ में आया। अब उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, अब इस फॉर्म के अंदर अपन किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, इनपुट की, बटन की, दो चीजों की जरूरत पड़ती है फिलहाल। तो यहाँ पर इनपुट बनाया। अब इनपुट की क्लास क्या थी, इनपुट की क्लास इनपुट की क्लास क्या थी, बूटस्ट्रैप वाली, जब अपन ने बनाया था ना यूआई, तो इनपुट की कोई क्लास तो होगी। बताओ जल्दी। ये नहीं, क्या है इनपुट की क्लास, फॉर्म कंट्रोल राउंडेड जीरो, ये क्लास है इनपुट की। यहाँ से कॉपी करें, जब अपन ने जेएस में बनाया था ना, जब की बात कर रहा हूँ, ये पेस्ट, एंटर, इनपुट टू डू बनाया था अपन ने, उसकी बात करें। हाँ तो अभी बताता हूँ ना उसके लिए, ठीक है, इतना काम किया, अब ये इनपुट बन गया है। अब इनपुट के बाद अपन को क्या चाहिए, बटन। तो बटन का पूरा बीटीएन सक्सेस, बीटीएन सक्सेस, चलो ठीक है, W100 कर दीजिए इसको, W। तो ये क्लास काय की हुई अपनी, बटन की। तो अपन ने दो चीज बना ली, इनपुट बना लिया और उसके नीचे बटन बना दिया। अब बटन थोड़ा सा आपकी इच्छा, अच्छा लगना चाहिए। बटन को अपन ने क्या दे दी, पैडिंग, सॉरी मार्जिन दे दी, मार्जिन टॉप 3। यहाँ पर अपन ने क्या ले दिया, ऐड टू डू, ठीक है, इनपुट बनाया, उसके नीचे बटन बनाया। अब फॉर्म बन गया है। अब फॉर्म किसके नीचे लगाना है अपन को, न्यू बार के नीचे। तो सबसे पहले फॉर्म को भी एक क्लास दे दे यहाँ पर, क्योंकि फॉर्म है, ये न्यू बार एक फॉर्म है। अब फॉर्म को अपन को थोड़ा न्यू बार से दूर रखना है, तो उसको कुछ मार्जिन देनी पड़ेगी। तो फॉर्म के अंदर अपन क्लास के थ्रू मार्जिन दे देते हैं, बूटस्ट्रैप के थ्रू। यहाँ पर मैंने दिया मार्जिन टॉप 3, क्लियर। अब अपन ने क्या किया, वापस से अपन जाएंगे अपने app.jsx। अब इस न्यू बार के नीचे मैं लगाऊंगा क्या, फॉर्म। तो वो मैंने कॉल किया फॉर्म को, ये आ गया फॉर्म, देखो ये लिखा, क्लियर। सर आपने वहां पर फॉर्म को क्लास नेम दिया, वो भी बता रहा हूँ, शांति, ठीक है। ये काम हुआ इतना इतना। उसके बाद क्या अपन अब यूआई देखें, देखो देखा। अब देखो ये बहुत ज्यादा चौड़ में एकदम खतरनाक। तो अपन क्या करना है, इसको कंटेनर में रखना है। तो क्या होगा, थोड़ी पैडिंग लग जाएगी। बूटस्ट्रैप के कंटेनर में क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट पैडिंग आ जाती है। तो पैडिंग लाने के लिए अपन इस फॉर्म को यहाँ से कट करते हैं, इस एलिमेंट को सबसे पहले हटाते हैं और यहाँ पर एक कंटेनर बनाते हैं और उसके अंदर अपन इस फॉर्म को पुट करते हैं, ठीक है, समझ में आया बात। अब नेव बार को अपन को कंटेनर के बाहर रखना है, क्योंकि नेव बार अपन को एंड टू एंड चाहिए, और फॉर्म को अपन को कंटेनर के अंदर रखना है, क्योंकि अपन को थोड़ा सा क्या पैडिंग में चाहिए। तो अब ये देखो आ गया। तो अब एक और काम करना है अपन को, वापस जाना है फॉर्म में, यहाँ पर नहीं देते, यहाँ वहाँ पर margin बटन देते में, तो सर कहाँ पर, ये यहाँ पर आप ये तो रखा है मार्जिन यहाँ पे। नहीं, यहाँ पर वो मतलब वैसे पेटेंट देते हैं अपन, तो वो तुम्हारी इच्छा है, सीएसएस में जाके लिख दो क्लास नेम क्या है, मार्जिन टॉप नहीं है एमटी। क्लास नेम। अरे शांति शांति, बता रहा हूँ बता रहा हूँ। ये इतना इतना समझ में आया कि जितना समझा अभी। अब जावास्क्रिप्ट में क्लास जैसा कुछ नहीं होता, क्लास ऑलरेडी रिजर्व्ड वर्ड। तो अपन उसको रिएक्ट में वो नहीं लिख सकते, क्या नहीं लिख सकते, क्लास। अपन को यहाँ पर लिखना होता है क्लास नेम। अगर आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पर बूटस्ट्रैप से उठा भी रहे हो और क्लास लिख रहे हो, तो ये वार्निंग जनरेट करेगा। कहाँ पर वार्निंग जनरेट करेगा, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ रहा है यहाँ पे, वार्निंग, इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास, डिड यू मीन क्लास नेम। तो जहां जहां क्लास लिखा है वहां वहां अपन को क्या क्लास नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। और वो कैसे करेंगे, ये क्या
क्लास दी ना अपन ने। नहीं इसमें वो इनका क्वेश्चन था क्लास क्लास में वजह से देखते हैं इसमें क्लास दे देती है क्लास में क्यों नहीं थी आपको भी क्लास के नाम से काम कर सकते हैं किसी टेक्निक का वर्क कर देंगे तो बूटस्ट्रैप पढ़ा तो था अपन ने भैया, क्या सन्नाटे हो गए क्या? ये वाला चीज नहीं पड़ी थी लेकिन मार्जिन टॉप पढ़ा था अपन ने। मार्जिन का पड़ा था पर क्लास नेम ऐसे मतलब क्वेश्चन की क्लास में मेरा क्लास के नाम से डिफाइन क्लास और क्लास नेम यहाँ पर सेम है, क्लास नहीं लिखना है, क्लास नेम लिखना है, बस इतना सा डिफरेंस और कुछ नहीं। सर और जिससे मार्जिन का आपको जैसे बॉटम और ये देना है तो इसके आगे हाँ, आपकी इच्छा, एम भी दोगे तो मार्जिन बॉटम हो जाएगा, एम एल दोगे तो मार्जिन लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये इतना इतना हो गया। अब इसके बाद अपन को एक काम करना है कि अपना फॉर्म बन गया, अपना न्यू बार बन गया। अब इसके बाद एक और चीज आती है, क्या? लिस्ट। लिस्ट आती है, तो अपन को एक और कंपोनेंट बनाना है, कौन सा? न्यू फाइल बोलना है इसको, और इसको बोलना है कि लिस्ट ग्रुप बना दो, लिस्ट ग्रुप डॉट जेएसएक्स। क्लियर? एक और कंपोनेंट बन गया लिस्ट ग्रुप नाम से। उसको भी सेम टू सेम इतना ही करना है, आर एफ सी, तो वापस एक कंपोनेंट बन जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर अपन लेंगे यूएल। जब अपन ने जेएस में बनाया था टू डू का डिजाइन डॉम से, तो यहाँ पर भी यूएल लिया था, तो यहाँ पर भी यूएल लेना पड़ेगा। अब यूएल के अंदर क्या था? यूएल के अंदर यहाँ पर यूएल की क्लास क्या थी? क्या थी? लिस्ट ग्रुप। लिस्ट ग्रुप, ठीक है। अब इसके अंदर एक एल लिया था अपन ने, ये एल ले लेते हैं, चलो यहाँ पर अपन हेलो लिख देते हैं और इसकी क्लास दे देते हैं लिस्ट ग्रुप आइटम, ठीक है। अब चल ये जो अपन लिस्ट ग्रुप बनाया है वो अपन को कहाँ लिखना पड़ेगा? ऐप डॉट जेएसएक्स में। सेम टू सेम फॉर्म के नीचे लिखना है अपन को लिस्ट ग्रुप, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि रिफ्लेक्ट कर देंगे। देखो आ गया। मार्जिन टॉप दे दे इसमें थोड़ी सी, तो मार्जिन टॉप के लिए कहाँ जाना पड़ेगा अपन को? वापस से लिस्ट ग्रुप में, वापस इसमें जाएंगे यूएल में, और यहाँ पर दे देंगे MT3। देखो हो गया डिफरेंस। अब इसका जो है अपन को राउंडेड जीरो करना है, तो यहाँ पर राउंडेड जीरो, क्लियर? इतना डिजाइन अपन ने बना लिया था, पहले ही बना लिया था, अभी बना लिया। अब एक डिफरेंस है कि एल आई यहाँ नहीं लिख के इसका भी एक एलिमेंट बनाए, क्या बनाएंगे? कंपोनेंट बनाए। तो ये एल आई जो यहाँ लिखा हुआ है, इसको क्या करो? कट करो यहाँ से, क्लियर? अब यहाँ पर एक कंपोनेंट में फिर से बनाओ और यहाँ पर लिख दो लिस्ट ग्रुप, या फिर लिस्ट आइटम लिख दो, लिस्ट आइटम डॉट जेएसएक्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक और से फंक्शन, जो सारा प्रोसीजर है सेम टू सेम है, ये बनाया। उसके बाद यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया? वो एल आई पेस्ट कर दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब ये जो अपन ने फंक्शन बनाया लिस्ट आइटम वाला, ये जो फाइल है, अब ये कहाँ पर लगानी है? किसके अंदर लगानी है अपन को? यूएल के। तो यूएल वाला का लिस्ट ग्रुप, तो अपन इसको लिस्ट ग्रुप में कर ले इंपोर्ट, ये लिस्ट आइटम को, क्लियर? तो अब हायरार्की समझो। सबसे पहले ऐप डॉट जेएसएक्स, ये ऐप डॉट जेएसएक्स, क्लियर? ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर क्या है? लिस्ट ग्रुप, मतलब यूएल। अब लिस्ट ग्रुप को ओपन करें, तो ये यूएल के अंदर क्या है? एल आई, मतलब लिस्ट आइटम। तो ये लिस्ट आइटम है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ? अपन ने एल आई का कोड लिखा हुआ है, मतलब हर एक कंपोनेंट अपने आप में अलग है। अपन ने क्या कर रखा है? मर्ज कर रखा है, एक के अंदर एक या एक के नीचे एक, ठीक है। तो अब देखें सेम टू सेम यूआई है, कोई डिफरेंस नहीं आया। सिर्फ अपन ने क्या किया है, जो एल आई अपन ने डायरेक्ट यूएल के अंदर लिख रखा था, उसका अपन ने क्या किया है? कंपोनेंट बना दिया, उसको कंपोनेंट को वहां पर फिट कर दिया। इतनी सी बात समझ में आई। अब ये अपना यूआई रेडी हो गया। अब यूआई भी रेडी नहीं हुआ, अपन को दो चीज और बनानी, बटन, डिलीट बटन और अपडेट, डिलीट और अपडेट। ऐड तो बना ही रखा है, तो दो बटन बना लेते हैं। तो यहाँ पर अपन जाएंगे इस एल आई के नीचे, यही बनाना है अपन। क्या बनाना है सबसे पहले?
बटन .btn sm .btn साले बटन करके नहीं कर सकते। .float एंड। तो पूरा अपन प्रॉपर्टीज बूटस्ट्रैप से दे रहे तो क्लास तो देनी पड़ेगी ना। जब अपन एल के अंदर बटन बनाए तो उसको कॉर्नर पे लगाना पड़ेगा छोटा सा। अब इसको अपन क्या करते हैं, अपडेट। ठीक है, ये अपडेट नाम का बटन मैंने बना दिया, देखा, देखो बन गया। यहाँ पर अब अपन राउंडेड 0 करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुमको वो याद करनी प्रॉपर्टी भी वाली, क्लास नेम याद नहीं करना, तुम यूज करोगे अपने आप समझ में आने लगेगा। देखो साइड में क्यों आया? मैंने यहाँ पर लिखा ना फ्लोट एंड, इस प्रॉपर्टी से वो साइड में हो गया। और अगर मैंने यहाँ पर एक और क्या लिख रहा है, BTN SM, मतलब बटन की साइज क्या हो, स्मॉल। ठीक है, आ गया। अब एक और बटन बनाना है अपन। अब एक और बटन बनाना है तो कौन सा बटन बनाना है, डिलीट बटन बनाना है। तो यहाँ पर डिलीट बनाना है। और यहाँ पर जहाँ पर फ्लोट एंड था राउंडेड 0, जहाँ पर BTN सक्सेस है वहां पर BTN क्या कर दो, डेंजर। डेंजर मतलब क्या होता है, रेड। ये बन गया 2 बटन एक के पास एक। नहीं वैसे अच्छा लगा, अपन देना जाओ तुम चाहो तो दे सकते हो। और ये जो है ना, कौन सा अपना ये फॉर्म, फॉर्म के अंदर जो कलर अपन ने बटन को दे रखा है उसको अपन कर देते प्राइमरी, ब्लू। ठीक। तो एक काम करते हैं, लिस्ट आइटम में जाते हैं वापस से और इस वाले बटन को डेंजर रहने देते हैं, इस वाले को कर देते हैं warning। ठीक है, ये इतना काम अपन ने, यूआई अपना पूरा यूआई रेडी हो गया, क्लियर। अब सबसे पहला काम, जब भी अपन क्या करते हैं कि आज के लिए बहुत है, बहुत से कल भी बता देता ना इतना तो मैंने। हम्म, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि अपन को app.jsx पे जाते हैं। अब बात तो आती है कि डिजाइनिंग तो हो गई, अब जेएस का फिट करें। तो जेएस फिट करने के लिए देखो, रिटर्न के ऊपर यहाँ पर गैप बनाओ और एक वेरिएबल बनाना, जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पर गैप बना लिया और यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया अपन, क्या बना रहे, लेट ए इक्वल टू, या फिर लेट नेम इक्वल टू, मान लो कि यहाँ पर लिख दिया न्यू प्रोजेक्ट। अब वहां पर क्या होता था कि अपन को जेएस अलग लिखना पड़ता था, HTML CSS अलग लिखना पड़ता था। यहाँ पर जेएस अपन कहीं भी लिख सकते, बट जैसे कि यहाँ पर रिटर्न के ऊपर जेएस लिखा रहा है, वेरिएबल बन भी गया है। इस वेरिएबल को मैं किसी भी कंपोनेंट को भेज सकता हूँ। सबसे पहले ये मैंने बनाया है। अब सबसे पहले ये देखो कि क्या ये बना है, क्या कंसोल हो रहा है। अब यहाँ पर से कंसोल करोगे तुम नेम को तो वो कंसोल होगा, ये देखो। देखो आया न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ। तो क्या हो रहा है कि अपन सेम पेज पे, यहाँ पर तो मैंने HTML CSS लगा रखी है और यहीं पर मैं क्या लिख रहा हूँ, JS भी कर रहा हूँ, मतलब पूरा कंबाइंड चल रहा है यहाँ पे। अब अपन को अलग अलग नहीं बनाना है, अब अपन सेम में ही पूरी कोड करेंगे। सब में ऐड करते हैं। हाँ, सब में ऐड करें। अब मैं चाहता हूँ कि जो न्यू प्रोजेक्ट लिखा है वो न्यू बार में लग जाए ऊपर, जहां पर मैंने टू डू लिखा है ना, वहां पर ये वेरिएबल लिख दूं मैं, तो इस वेरिएबल में जब भी मैं पुट करूँ वहां पर चेंज हो जाए। समझाते हैं। अब ये जो नेम लिखा है, अब इस नेम को मुझे किसको सेंड करना है, न्यू बार। तो मैंने क्या बोला, नेम इक्वल टू, और यहाँ पर नेम। तो ऐसे न्यू बार को सेंड करा, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉप्स। प्रॉप्स ड्रिलिंग। प्रॉप्स मतलब क्या होता है, प्रॉप्स एक प्रॉपर्टी होती है रिएक्ट की, जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट्स के अंदर भेज सकते हैं डेटा को, किस कैसे, पेरेंट टू चाइल्ड। अब यहाँ पर पेरेंट कौन है, ऐप, और उसके चाइल्ड इज बाकी सब। फ्लो क्या होगा, पेरेंट टू चाइल्ड, सिंगल फ्लो। आप यूं नहीं बोल सकते कि चाइल्ड से भी मैं पेरेंट को भेज सकता हूँ, इससे प्रॉप्स में नहीं भेज सकते। अब रिएक्ट में अपन कैसा पढ़ते हैं, मुश्किल चीजों से आसान चीजों पे जाएंगे। अब प्रॉप्स डीलिंग क्या, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी मुश्किल पड़ता है। प्रॉप्स डीलिंग पढ़ेंगे, फिर स्टेट पढ़ेंगे, फिर कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे, फिर रिडक्स पढ़ेंगे, ऐसे मुश्किल से आसान की तरफ जाएंगे। ठीक है, पहले क्या होता था कि पहले अपन आसान आसान चीजें पहले करते थे, यहाँ पर मुश्किल चीजें पहले करनी है, आसान बाद में। धीरे धीरे नई नई टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती, बढ़ती गई थी, तो धीरे धीरे करके क्या वो आसान होती गई। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एप्स ड्रिलिंग, सॉरी प्रॉप्स ड्रिलिंग। अब उसमें क्या होता है कि नेम, मैंने क्या किया, नेम को सेंड किया किस नाम से, नेम।
अब जो आपको ये लेफ्ट में दिख रहा है ना नेम, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। मान लो मैंने एनएम कर दिया, क्लियर। आपका ये और ये मैच होना चाहिए, जो वेरिएबल नेम यहाँ है वही इस ब्रैकेट में होना चाहिए, आधे तो क्लियर। चाहिए थे। बाकी आप चाहो ना तो ये जो है ना, ये रिसीवर का वो है शॉर्टकट, पर हमेशा ध्यान रखना ये और ये सेम रखना, क्योंकि इतने सारे वेरिएबल्स हो जाते हैं कि अपन कंफ्यूज जाएंगे कि अपन शॉर्टकट क्या रखा, नाम क्या रखा। तो यहाँ पर भी मैं नेम लिख देता हूँ, क्लियर। अब मैंने न्यू बार को सेंड किया है, तो न्यू बार को रिसीव भी करना पड़ेगा। तो वापस अपन गए न्यू बार में, और यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा, क्या आने वाला है उधर से, प्रॉप, एक प्रॉप आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, प्रॉप्स। अब प्रॉप्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। प्रॉप्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ये जो प्रॉप्स दिख रहा है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं यहाँ पर रिसीव कर लिया, इसमें प्रॉप्स ने रिसीव कर लिया पूरा का पूरा। अगर मैं कंसोल लॉग करता हूँ क्या, प्रॉप्स, तो क्या आता है वो देख लेते हैं। देखो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा, देखना ये आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बन के आया, नेम और वहां से अपन ने क्या भेजा था, सिर्फ एक वेरिएबल भेजा था, और यहाँ पर रिसीव क्या, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अपन एक ऑब्जेक्ट के अंदर से डेटा निकाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट है। निकाल सकते हैं। प्रॉप्स डॉट नेम लिखूंगा तो क्या होगा, नेम आ जाएगा। देखो आगे न्यू प्रोजेक्ट लिखा हूं, पहले ये आ रहा था, अब क्या आ रहा है ये। अब एक और तरीका क्या होता है, एक और तरीका, चलो ठीक है अभी इतना समझते हैं। और उसके बाद जहां पर मैंने टू डू लिख रखा है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं सीधे सीधे वेरिएबल लगा, कि जो भी यहाँ पर इस वेरिएबल में आया है वो यहाँ पर पुट हो जाए। मतलब प्रॉप्स डॉट नेम लिखूं तो वहां पर वो रिफ्लेक्ट करे इसकी वैल्यू। तो ये टू डू यहाँ से हटाओ, लगाओ ब्रैकेट। ये लगाया ब्रैकेट, जब भी आप जेएस यूज करेंगे ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। अब वेरिएबल है वो एचटीएमएल थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो वेरिएबल एचटीएमएल सीएसएस में तो होता नहीं है, जेएस में होता है। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाया, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, प्रॉप्स डॉट नेम। तो अब देखो वहां पर रिफ्लेक्ट करेगा, आया न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ, ठीक है। तो ये क्या था, प्रॉप ड्रिलिंग। अब यहाँ पर एक और चीज होती है जिसको अपन बोलते हैं डी स्ट्रक्चरिंग। जेएस में भी होता है, पर जेएस में नहीं बताया क्योंकि अब मैं रिएक्ट में बताने वाला हूँ, ठीक है। डी स्ट्रक्चरिंग क्या होता है, सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, इसको कमेंट आउट करते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखा कॉन्स्ट और लगाया ब्रैकेट, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने बोला कि मुझे क्या क्या निकालना है, प्रॉप्स में से, ऑब्जेक्ट में से क्या क्या निकालना है, अभी नेम, ठीक है। इक्वल टू लिखा और यहाँ पर लिख दिया प्रॉप्स। तो ये जहां जहां पे अपन ने प्रॉप्स डॉट नेम लिखा था ना, वहां वहां अपन क्या लिखेंगे, सिर्फ नेम, तो भी वो चल जाएगा। देख, क्या बोल रहा है भैया, टाइप प्रॉप्स इज नॉट इटरेबल, क्या दिक्कत दे रहा है, नीचे भी करना पड़ेगा। देखो, ऐसे ही है, ठीक है। ठीक है। आ गया ब्रैकेट, ये वाला लगे, कर्ली ब्रेसेस लगेंगे इसको, ठीक है। अब ये कर्ली ब्रेसेस लगाया, अपन ने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट था अपने पास प्रॉप, अब ऐसा तो है नहीं कि सिंगल डेटा ही आएगा उधर से। अब मेरे पास चार पांच वेरिएबल अगर मैंने भेजे हैं, तो इस वाले ऑब्जेक्ट में चार पांच वेरिएबल होंगे। तो मैंने अभी उसमें से क्या निकाल लिया, नेम। तो जहां जहां पे प्रॉप्स डॉट नेम है, वहां वहां सिर्फ मैं नेम भी लिखूंगा तो भी चल जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो अपन कुल मिला के कर क्या रहे, अपन जावा स्क्रिप्ट और एचटीएमएल सीएसएस को मिक्स करके लिख रहे हैं। पहले अलग अलग लिखना पड़ती थी, अब मिक्स करके लिखेंगे, ताकि अपना काम आसान हो जाए, अपन को डोम का यूज नहीं करना पड़े। पहले कितने माथा पच्ची होती थी, यूएल बनाओ, एलआई बनाओ, ये करो वो करो, पूरा डिजाइन करो, अपना वेरिएबल इधर से उधर भेजो और उसको इधर की इधर फिट कर दो। इतना सा काम करना होता है बस, और कुछ नहीं करना। ये इतना समझ में आया। अब मान लो कि अपने पास एक नहीं हो, दो डेटा आ रहे हो, दो या तीन जितने भी आ रहे हो। अब यहाँ तो अपन ने एक और वेरिएबल बना लिया कि या एक और बना लेते, लेट एन एम इक्वल टू 43 अब क्या नंबर है, तो यहाँ पर मैं एन एम इक्वल टू एन एम ये भी सेंड कर सकता हूँ प्रॉप्स के थ्रू। अब वहां पर रिसीव भी हुआ होगा, कहाँ पर नहीं, बार में देखो रिसीव हुआ होगा ये यहाँ पर,
प्रॉप्स में रिसीव होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे नेम के साथ साथ वो एनएम भी डिस्ट्रक्चर चाहिए। तो इसके आगे मैं क्या करूँ, एनएम लगा दूं क्या? नहीं होगा, तो हो जाएगा, नहीं होगा। अपन एक काम करते हैं, वापस से इसको करते हैं और यहाँ पर कर देते हैं, आ गया। तो कुल मिला के अपन ने एक से ज्यादा डिस्ट्रक्चर कर लिए ऑब्जेक्ट में से। अपन चाहे जितने कर सकते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक और शॉर्टकट बता रहा हूँ, वो भी ध्यान रखना। ये इसकी जरूरत नहीं है अपन को, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब देखो, जैसे कि अपन ने जहाँ पर डिस्ट्रक्चरिंग की थी, कहाँ, न्यू बार, इस वाले कंपोनेंट में। तो यहाँ पर अपन इतना सब कुछ ना करके, जब अपन को पता है कि उधर से क्या आना है, नेम आना है, तो ये प्रॉप्स नहीं लगा के यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहीं से डिस्ट्रक्चर करूंगा मैं सीधे सीधे नेम, तो वो भी वैल्यू आ जाएगी। यहीं पे डिस्ट्रक्चर कर दिया मैं डायरेक्ट ऊपर ही, मुझे अलग से इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। कुछ तो गड़बड़ है दया, नेम नहीं आ रहा है क्या, उधर से देखें। अब देखो, एक और चीज इससे पता चली है कि जब ऐसा होता है कि आपने कोई डेटा वहां से इंपोर्ट किया और यहाँ पर नहीं आ पा रहा है, आपने कुछ एरर दे दी, तो सीधे सीधे आपको वो क्या कर देगा, ब्लैंक कर देगा, व्हाइट स्क्रीन कर देगा। अब उसको समझने के लिए अपन क्या ओपन करेंगे, कंसोल। कंसोल में कुछ एरर लिखी हुई है। अब वो क्या बोल रहा है, समझते हैं उसकी बात भी। बोल रहा है अनकोट एरर, एन एब इज नॉट डिफाइंड। अब कहीं ना कहीं अपन ने एनएम लिख रखा है, शायद एप डॉट जेएसएक्स में लिखा है। हाँ, यहाँ पर ये अपन ने इसको भेज तो रखा है, बट अपन ने ऊपर से वेरिएबल हटा दिया कि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इसको हटा दें, तो अपना डिजाइन वापस आ जाएगी। क्लियर, आज के लिए इतना बहुत है, घर जाके सर ये एक्सप्लोर पर इसके ऊपर ही तो चेक आओ ये चीजें। कहाँ पर ये वाला खाली को इनपुट इनपुट, ठीक है। अब ये इसको ओपन करते हैं।